मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर। मैं लिखा है पीछे स्ट्रेटेजी के, ट्रेंडिंग जी के कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से नोबेल पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पर। और मैंने लिखा है प्रश्नों की सुनामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और आज मैं ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो शायद ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपके साथ किसी ने शेयर किए होंगे। और मैं आपसे आज ऐसी नई नई बात साझा करने जा रहा हूं और आप लोग यहीं पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये पढ़ाई की पंचायत, इस पर बात करेंगे आप लोगों से। और आप सब लोग अपना नोटबुक निकाल लेंगे, अपना पेन निकाल लेंगे और सब लोग मेरी बातों को गौर करते हुए लिखते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए सिर्फ देखने की नहीं है, इन्हें लिखना भी है और फिर उसका याद करना आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न आना ही आना है। और मैंने अभी बताया आपको, ये प्रश्नों की सुनामी है। आपको इतने प्रश्न मिलेंगे नोबेल का, इसको पढ़ने के बाद इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी आपको नोबेल पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे। पहले बात करूंगा आप लोगों से यहाँ केवल नोबेल पुरस्कारों पर, और अगले चरण में बात करूंगा मैं आपसे रेमन मैग्सेसे पर। आप सब लोगों को पुनः बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं ले चलता हूं आपको उसी जगह पर जहां मैं बात कर रहा हूं आपसे, इस अपने प्लेटफॉर्म पर। और मैं बताऊंगा आपको कि दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये पहली बार यहीं से स्टार्ट होगी हमारी कि जो ये पुरस्कार है नोबेल अवार्ड, ये कैसा अवार्ड है तो आप जानते होंगे, ये अवार्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्डों में से। मैंने इसकी शुरुआत वहां से की है आपके कि आखिर ये पुरस्कार दिया जाता है, ये हमारे यहाँ भारतीय लोग कौन कौन रहे जिन्हें पुरस्कार मिला, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन किन लोगों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। पर पहले आखिर इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार है तो कौन कौन भारतीय रहे जिन्हें अवार्ड मिला है, मैं वहां से चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो इस क्रम में पहले जो व्यक्ति हैं वो पहले भारतीय हैं, जो उन पहले भारतीय के नाम है आपके, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। जो हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये पहले भारतीय हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको ये अवार्ड मिला। ये फर्स्ट इंडियन ही नहीं, ये पहले एशियाई हैं, बल्कि मैं कहूंगा आपसे कि ये पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति रहे यहां से क्रम में। और ये पहले गैर यूरोपीय, ये पहले यहां करते हैं पहले गैर यूरोपीय, ये मैं लिख दिया यहाँ पे, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी रहे। इसका मतलब हुआ आप लोगों एक प्रश्न था इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर से वो किसने अवार्ड लिया जो भारत में जन्मा लेकिन वो अंग्रेज था, और साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, इस प्रश्न में मैं आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से। तब तक आप लोग सर्च करते रहिए कि भारत में जन्मा, ब्रिटिश भारत में जन्मा अर्थात गुलामी के दौर में जन्मा वो अंग्रेज कौन था जिसे साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल अवार्ड मिला भारत में। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आएगा कि कौन वो भारतीय है जिसको सबसे पहले नोबेल अवार्ड मिला है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले भारतीय हैं, और ये पहले एशियाई भी हैं और पहले गैर यूरोपीय भी हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और मैंने क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए अभी, वो पहला ब्रिटिश भारत में जन्मा वो कौन अंग्रेज था, जन्म तो यहां हुआ है, जिसे नोबेल मिला है, ये सर्च करते रहिए, इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। लेकिन आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिला तो किस क्षेत्र में मिला है, तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड मिला है वर्ष 1913 में। किस वर्ष में, वर्ष 1913 में। आखिर क्या, किस रचना के लिए, तो आप बताएं गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए उनको अवार्ड मिला है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत की एक ख्याति रहे हैं आपके, और आपने दो देशों के लिए आपके द्वारा लिखे गए गीतों को और नेशनल एंथम के तौर पर भारत ने जनगण मन को और बांग्लादेश ने अमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये गीतांजलि के मिला आपको, और यहां से गीतांजलि का मतलब क्या होता है, कविताओं का संग्रह। गीतांजलि अर्थ होता है कविताओं का संग्रह। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको ऐसा कहा जाता है, टैगोर को 8 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखने का जो एक दौर था शुरू हो गया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, किलकारियां कई बार गूंजती रहती हैं बच्चों की, वो शौक मौज में रहे छोटे छोटे बच्चे, उस उम्र में आपने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। आप इसको इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, टैगोर को उतार लेंगे यहां से। इस क्रम में दूसरे भारतीय कौन है, मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। यहां से दूसरे भारतीय इस क्रम में आपके, ये आपका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। आपको भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है, और किस वर्ष मिला है, वर्ष 1930 में। तो आप याद कर लेंगे, पहला नोबेल 1913 में, दूसरा नोबेल 1930 में आया भारत में, लेकिन किस क्षेत्र में आया, भौतिकी दुनिया में आया है। और इनका शोध कार्य कौन सा है, तो आप बताएंगे, जब इन्होंने शोध कार्य दिया था जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, यहां से कर लेंगे आप लोग, उसको उतार भी लेंगे क्योंकि आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी ये बात आपके।
तो इसलिए आप नोट डाउन कर लेंगे इसको यहां से। आपका इन्होंने जो शोध किया, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता तब उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग की लंबाई में बदलाव आता है, इसी को रमन इफेक्ट कहा जाता है। और आप जान लेना, जो ये सीवी रमन जी हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन है, उन्हें रमन इफेक्ट के लिए ये अवार्ड मिला। किसके लिए? भौतिकी के लिए 1930 में। इस क्रम में तीसरे जो भारतीय हैं, यद्यपि भारतीय मूल के हैं वो, और वो अमेरिका चले गए आपके, लेकिन फिर भी हम लोग तो इसी बात पर इतना आते खुश हो जाते हैं कि भारतीय मूल के ही सही। ये हरगोविंद खुराना, ये आपके तीसरे भारतीय क्रम में 1968 में आपको चिकित्सा के लिए यानी मेडिसिन के लिए यानी फिजियोलॉजी के लिए, इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा कहिए या मेडिसिन कहिए एक ही बात है। और आपने जेनेटिक कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी बात है, क्योंकि अमूमन तौर पर विद्यार्थी क्या याद करते हैं, किस क्षेत्र के लिए मिला है, लेकिन किस कार्य के लिए मिला, उनको क्या ऐसा किया उन्होंने, तो आप बताएंगे जेनेटिक कोड के लिए आपको ये अवार्ड मिला, यानी डीएनए यहां से। और डीएनए की व्याख्या करने के लिए इन्होंने आपने जेनेटिक कोड की व्याख्या की है। इस क्रम में जो अगले भारतीय हैं खुराना जी के बाद में, वो अगले भारतीय हैं बहुत दिग्गज, मैंने पीछे ही बताया आप लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारे लिए, ये हमारी जो मदर टेरेसा हैं, एक देवी स्वरूपा, आपने पूरा जीवन ऐसे असहाय बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए पूरा जीवन निकाल दिया। पीछे बात कर चुका हूं। आपको वर्ष 1916 में संत की उपाधि मिली, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की। आपको 1979 में ये शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला। और मैंने बताया वर्ष 1980 में भारत ने आपको भारत रत्न के बड़े सम्मान से सम्मानित किया, ये मैंने पीछे बताया आपको यहां से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। वर्ष 1980 में जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और 1979 में आपको क्या मिला है, ये शांति का नोबेल मिला है। 4 सितंबर 2016 को आपको संत की उपाधि दी गई है आपके, वो फ्रांसिस द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और 5 सितंबर 1997 को आपकी मृत्यु हुई। यहां पर आपके, मैं कह सकता हूं कि आपको ये जो अवार्ड मिला है, ये एक बड़े विशेष घटनाक्रम में आपके, यानी जो उपाधि मिली आपको, ये संत की उपाधि यहां पर आपके जो है, आप बताएंगे इस क्रम में आपके जो अगले जो भारत रत्न मिला है, यानी आप जो नोबेल अवार्ड है आपके, इसमें आप महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शांति का नोबेल है, ये मदर टेरेसा को मिला है। और इस क्रम में ये पहली महिला है शांति के लिए नोबेल प्राप्त करने वाली, ये पहली महिला है। और मैं कह दूंगा आपके कि इनके अलावा और किसी को शांति का नोबेल अवार्ड भारत में नहीं मिला है, किसी महिला को। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आगे साझा करूंगा अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, ये इस क्रम में 5वें भारतीय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें भौतिकी के लिए 1983 में अवार्ड मिला है आपके। ये भौतिक शास्त्री रहे, खगोल भौतिक शास्त्री, और आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को, अनेक रहस्यों को उजागर किया है। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहां से, ब्रह्मांड के यहां से। और इस क्रम में आपका नाम है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में रहस्यों की जानकारी के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। इसके अलावा 6वां अवार्ड है वो है आपके अमर सेन जी को यहां से। और ये भारत के ऐसे विद्वान व्यक्ति रहे, ऐसे अर्थशास्त्री रहे अमर सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। लेकिन प्रश्न ये नहीं आएगा कि किस चीज के लिए, प्रश्न ये आएगा कि अर्थशास्त्र में किसके लिए मिला है। तो मैंने वही बताया आपको कि ये आपको रटना है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं कहूंगा ये वेरी मोस्ट है, सभी विद्यार्थी इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी में और इसको लिख देंगे वहां पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए आपने जो शोध कार्य किया है, अपना जो डेवलपमेंट है, आपका जो रिसर्च वर्क है, वो अकाल यानी दुर्भिक्ष में भोजन की व्यवस्था के लिए आपने अपना सिद्धांत दिया। ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात है, अमूमन तौर पर नोवेल पढ़ाते वक्त प्लेटफॉर्म पर इस तरह टीचर नहीं पढ़ाया करते। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस तरह की डीप जानकारी एग्जाम पूछी जा रही है। तो ये सबको पता है कि अमर सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, अर्थशास्त्र में काय के लिए मिला है, तो आप बताएं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि जो अकाल में भोजन की व्यवस्था होती है उसके लिए। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको रटनी है। एक पुस्तक है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है, पुस्तक का नाम, ये पुस्तक है इनकी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि सामूहिक विकल्प एवं समाज कल्याण। ये इसकी हिंदी है, सामूहिक विकल्प एवं समाज कल्याण। इसके अलावा इस क्रम में जो अमर सेन जी हैं, उन्होंने जो और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं आपके, उनको मैं साझा कर देता हूं आपके साथ में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आने वाली, उनको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये 97 की बुक है इनकी, सामूहिक विकल्प एवं समाज कल्याण। ये 1981 की एक अन्य पुस्तक है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, यानी गरीबी और अकाल। ये वाला गरीबी और अकाल,
पात्रता और अभाव का निबंध लिखा था इन्होंने। 2 पुस्तक बताई मैंने, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, दूसरी पॉवर्टी एंड फेमिन्स। फेमिन्स माने अकाल होता है जिसे हम दुर्भिक्ष भी कहते हैं, इसे नोट डाउन कर लेंगे। 2 पुस्तक बताई मैंने, एक 1970 की है, एक 1981 की। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं आपने, पर ये वो पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम हमारे आया करती हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक पुस्तक इनकी और है 2009 की, जो बहुत पॉपुलर रही थी उस समय, द आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का सिद्धांत। किताब का नाम है न्याय का सिद्धांत। ये किताब है इनकी आपकी, न्याय का सिद्धांत। ये किताब है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का विचार, थोड़ा क्षमा करेंगे, सिद्धांत नहीं है, न्याय का विचार, आइडिया ऑफ जस्टिस। ये किताब है आपकी, यहां से आइडिया ऑफ जस्टिस। इसके हिंदी वर्जन है न्याय का विचार। इस क्रम में जो 7वें भारतीय हैं, जो कि मूल रूप से वेस्ट इंडीज के थे, लेकिन हम कहेंगे भारतीय मूल के, वेस्ट इंडियन, भारतीय मूल के हैं, वेस्ट इंडीज में आकर रहने लगे आपके। और ये ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में जाकर बस गए। कहां बस गए? ट्रिनिडाड और टोबैगो में बस गए आपके जाके। और इन्हें किस क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला है? वीएस नायपॉल जी को। किसको मिला है? वीएस नायपॉल जी को 2001 में मिला इनको। और काय के लिए मिला है? साहित्य के लिए। काय के लिए मिला है? तो अमर सेन को मिला अर्थशास्त्र के लिए, और वीएस नायपॉल को मिला वीएस नायपॉल। ये 7वें भारतीय हैं, और हम लोग इसी बात में खुश हैं, भले ही ये वेस्ट इंडीज चले गए, लेकिन भारतीय मूल के जड़ें तो आपकी यहाँ भारत में ही रही हैं। ये भी भारत को इतराने की बात है, और बड़ा महत्वपूर्ण, भारत के लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि इनकी जड़ें भारत में थी, भले ही वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, त्रिनाड एवं टोबैगो के। और आपकी किताबें बहुत बड़ी चर्चा में, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, एक किताब है। एक किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, इन अ फ्री स्टेट। आपको जान के अच्छा लगेगा कि 1971 में इसी पुस्तक के लिए वीएस नायपॉल जी को एक अवार्ड मिला, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे साहित्य का एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। मैं उसको चर्चा कर देता हूं यहां पर थोड़ी सी। और वो अवार्ड मिला था आपको, मान बुकर अवार्ड। क्या मिला था? बुकर पुरस्कार, बुकर अवार्ड मिला था। उसको मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं यहां से। बुकर अवार्ड, ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया यहां पर आपको, बुकर अवार्ड, यानी आप बता सकते हैं यहां पर कि जो वीएस नायपॉल जी हैं, उन्हें जिस पुस्तक के लिए ये बुकर अवार्ड मिला है नायपॉल जी को, वो मिला है इन अ फ्री स्टेट। 2 पुस्तक बताई मैंने इनकी, एक तो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इंपॉर्टेंट किताब है। इन अ फ्री स्टेट एक अन्य पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें आपको साहित्य के लिए नोबेल मिला है। इसके अलावा जो 8वें इस क्रम में, वो वेंकट रमन रामकृष्णा, वेंकट रमन रामकृष्णा, और आपको रसायन शास्त्र के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया है। आपने 3D तकनीकी के जरिए समझाया कि कैसे राइबोसोम अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कौन करते हैं? राइबोसोम्स। कौन करते हैं? राइबोसोम। 3D तकनीक द्वारा बताया कि कैसे ये अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस खोज के लिए आपको 2009 में, कब? 2009 में किस वक्त मिला है आपको? इन्हें 2009 में नोबेल दिया गया, काय का? रसायन शास्त्र का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको यहां से साझा करी अभी आपके यहां से। इस क्रम में मैं आपको आगे ले चलूंगा कि जो अगले हमारे जो दिग्गज हैं, जो भारत की बहुत बड़ी एक हस्ती रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के विकास के लिए बिता दिया। आपका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। आपको वर्ष 2014 में जो नोबेल मिला है, वो किस क्षेत्र के लिए मिला है? वो मिला है आपको शांति के क्षेत्र के लिए मिला है। क्या के लिए मिला है? शांति के लिए। आपने पूरा जीवन बाल अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के विरुद्ध इसके लिए बता दिया आपने। और ये अवार्ड आपने जिनके साथ साझा किया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण महिला है, जो भले ही वो पाकिस्तान की हैं, लेकिन आपने ये जो अवार्ड लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड आपको शांति के लिए मिला। काय के लिए मिला? शांति के लिए मिला है अवार्ड। आपके शांति के क्षेत्र में मिला है अवार्ड, आपके शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। इस क्रम में ये ऐसे दूसरे हो जाएंगे, दूसरे भारतीय हो गए। आपसे पहले मदर टेरेसा, और इस क्रम में दूसरे कैलाश सत्यार्थी। और ये अवार्ड आपने मलाला यूसुफजाई के साथ साझा किया। और मलाला नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। ये भले ही पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कभी ना कभी भारत का हिस्सा रहा है, छोटा भाई है। पाकिस्तान भी भले ही उसकी गतिविधियां आतंकी रहती हैं, लेकिन हमें फिर भी इस बात पे फक्र रहता है, गर्व रहता है कि एक बेटी ने वहां पर शिक्षा के लिए, बच्चों विकास के लिए कार्य किया, गोली भी खाई, और 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार लेने में आप सफल रही, मलाला यूसुफजाई। तो शांति का जो नोबेल अवार्ड है, इन्होंने
हमारे जो कैलाश सत्यार्थी हैं इन्होंने ये साझा किया। इसके अलावा जो कैलाश सत्यार्थी की संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, इसके माध्यम से आपने बच्चों के कल्याण हेतु कार्य किए। इसको नोट डाउन कर लेंगे, बल्कि मैं कह रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे, मैंने कर भी दिया है, ये वेरी मोस्ट है आपके लिए यहां से। और बचपन बचाओ आंदोलन संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी से, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इस क्रम में कि जो अन्य भारतीय हमारे यहाँ पर जिनको अवार्ड मिला है आपके यहीं पर, और उनका नाम है अभी हाल के दिनों में, ये 2019 की बात हो रही है वर्ष, और आपका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। और ये अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी। मैंने कहा आपसे भी कि हमें इस बात पर गर्व होता है कि जड़ें भले ही आपकी यहाँ पर रहती हैं, आप भले ही विदेश चले गए, क्या हुआ, जड़ तो भारत में ही है, और आप बंगाली समुदाय से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं अभिजीत बनर्जी जी, और आपको अर्थशास्त्र के लिए मिला है। लेकिन आपको किस कार्य के लिए मिला है? कार्य क्षेत्र जो आपका ये है वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए जो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, इसके लिए मिला है आपको अभिजीत बनर्जी को। और ये अवार्ड इन्हें, जो अभिजीत बनर्जी हैं, इन्होंने अपनी पत्नी एस्टेर डुफ्लो के साथ लिया अवार्ड को। इस क्रम में जो हमारे अर्थशास्त्र का अवार्ड हुआ, तो इस तरह 2 भारतीय हो गए। इस तरह अगर मैं बात करूं आपको आगे जाकर के 2 भारतीय हो जाएंगे। एक भारतीय कौन है हमारे यहाँ? एक भारतीय अमर सेन 1998, और अब दूसरे भारतीय हो गए 2019। लेकिन ये अमेरिकी मूल के भारतीय हैं आपके, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं ये, और दूसरे वो हो गए आपके। इन्होंने संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार लेने वाले, इस प्रकार से ये कैसे छठे विवाहित जोड़े, यानी इस क्रम में ऐसे 6 लोग हो गए जिन्होंने विवाहिता के तौर पर इस तरह 2 लोगों ने संयुक्त रूप से अवार्ड लिया। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर। इसका मतलब हो गया कि नोबेल अवार्ड 10 लोगों को, 10 भारतीयों को मिला है, यानी कि भारतीय मूल या कुल भारतीयों को मिला करके इस क्रम में पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। थोड़ा सा मैं आपसे नोबेल के इतिहास में बात करूंगा। इस पंचायत में, जो पढ़ाई की पंचायत हमारी चल रही है, थोड़ा बता देता हूं आखिर नोबेल शुरू कैसे हुए और किसकी याद में शुरू हुए। इस पर आप बने रहेंगे, अंत तक इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ऐसी बात जो शायद आपसे किसी ने अन्य ने साझा की हो या की भी होगी बहुत थोड़े से अंदाज में, पर मैं आपको विस्तृत तौर पर बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। स्वीडन के वैज्ञानिक, क्या नाम है उनका? अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह अवार्ड शुरू हुआ है। और अल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए, यानी इनके नाम पर 355 पेटेंट हैं जो इन्होंने अपने जीवन काल में किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 355। और इन्होंने जो इनका मूल, जो इनका रिसर्च था वो ये था 1867 में डायनामाइट का आविष्कार। जो इन्वेंट किया आपने डायनामाइट का, जो विस्फोटक सामग्री है, इनके बारे में कहा जाता है ये डायनामाइट की यूरोप के प्रत्येक देश में इन्होंने लगभग यूरोप के अधिकांश देशों में अपने फैक्ट्रियां लगा दी। और आप हमेशा घुमा करते थे, इनके बारे में बात कही जाती है, इन्हें यूरोप का रईस आवारा कहा गया। कुछ लोगों ने कहा है ये यूरोप, क्योंकि इतनी दौलत कमाई आपने, अकूत दौलत कमाई, अकूत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, और इन्हें यूरोप का रईस आवारा तक कह दिया लोगों ने। और आपका जो आविष्कार रहा डायनामाइट, विस्फोट की दुनिया में एक ऐसा आविष्कार माना गया। इस आविष्कार ने बहुत सारे ऐसी दुर्लभ बातें थी, ऐसे कठिन काम थे, उनको आसान कर दिया इन्होंने डायनामाइट के आविष्कार ने। और एक बड़ा भारी परिवर्तन आया, क्योंकि पहाड़ों को, पर्वतों को जो तोड़ना जो रहा वो डायनामाइट से बहुत आसान हो गया आपके। यद्यपि डायनामाइट का बाद वाले वर्षों में कुछ अराजक तत्वों ने मिसयूज किया। आपने शायद इसी को ध्यान में रखते हुए एक मानव कल्याण की पहल करने की बात कही, और अपनी कुल संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा एक वसीयत की, अपनी विल कर दिया आपने जीवित रहते हुए ही, और कहा मेरी जीवन काल की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा मानवीय कल्याण के लिए बाद में पुरस्कारों के तौर पर दिया जाए, ऐसे आपने अपनी वसीयतनामे में स्पष्ट किया। और आपकी जो मृत्यु हुई वो अल्फ्रेड नोबेल की, वो 1896 में हुई, 10 दिसंबर को। कब हुई है? 10 दिसंबर 1896 को। इसीलिए अवार्ड आपके 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं आपकी मेमोरी में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हो रही है वो 29 जून 1900, यानी कि 1900 को, 29 जून 1900 को हो रही है। ये आप रट लेंगे इसको थोड़ा सा, नोबेल फाउंडेशन को। लेकिन कब से शुरुआत हो रही है? 1901 से ये अवार्ड शुरू है। कौन से अवार्ड शुरू है? ये नोबेल अवार्ड कब से शुरू हो रहे हैं आपके? 1901 से शुरू हो रहे हैं। यहां से शुरुआत कर देंगे इसकी। और प्रति वर्ष इन्हें 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी होती है, आपकी पुण्यतिथि होती है, इसलिए इन्हें उस दिन से दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से अगला एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि आखिर ये अवार्ड कहां दिए जाते हैं, तो आप बताएंगे ये अवार्ड
हर साल 1901 से लगातार दिए जा रहे हैं और इन्हें स्टॉकहोम में कहां दिया जा रहा है? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी, दिस इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। ये स्वीडन की राजधानी क्या? स्टॉकहोम आपके यहां दिए जाते हैं और इन्हें हर साल स्वीडन के राजा अपने हाथों से देते हैं, अपने हाथों से देते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्वीडन के महाराज जो है वहां के, वो इन्हें अपने हाथों देते हैं, किसको? जो नोबेल विजेता होते हैं उनको। इस क्रम में प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, मैं सामने बताया आपको। ये भौतिकी, ये फिजिक्स है, ये रसायन, ये केमिस्ट्री है, ये चिकित्सा, ये मेडिसिन है, ये साहित्य, ये लिटरेचर है, ये शांति, ये पीस है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन समय की यात्रा के साथ साथ 1901 में जो दौर शुरू हुआ है और उस यात्रा से जो आरंभ हुआ, तो उसमें 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस अवार्ड को देने की पहल हुई 1968 में। और यहां पर अर्थशास्त्र क्षेत्र में इस तरह ये 6 क्षेत्र हो गए। इसका मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अब आप कह सकते हैं कि ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में इस समय दिया जा रहा है। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया, ये अंडरलाइन कर लेंगे यहां पर। ये अर्थशास्त्र कब जुड़ा है? 1968 में, यहां दिया, मैंने ऊपर भी बताया है और पुनः फिर बता दिया है। ये इनमें से सारे पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार ऐसे हैं जो स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन एक पुरस्कार ऐसा है शांति वाला जो नॉर्वे में दिया जाता है। और नॉर्वे कैपिटल कौन सी है? ओस्लो। यानी शांति का जो अवार्ड है वो ओस्लो में दिया जाता है। इसको आप अंडरलाइन करके इंपोर्टेंट कर लेंगे। शांति का अवार्ड कहां दिया जाता है? ओस्लो में। ओनली शांति का, यानी कि पीस का, इसको अंडरलाइन करके। और शेष सभी अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसको आप लिख लेंगे, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। ओस्लो कैपिटल किसकी है? आपके नॉर्वे की। इस क्रम में मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊंगा, अगर आपको थोड़ा सा, तो मैं बताऊंगा आपको यहां से जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट पहलू है कि गांधी जी को शांति के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया। यानी कि 1937 से लेकर के उनकी मृत्यु, यानी 30 जनवरी 1948 तक। लेकिन आपको दुख लगेगा और कष्ट भी होगा कि गांधी जी को 5 बार नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी गांधी जी को शांति का नोबेल नहीं मिला। लोग कहते हैं उन्हें कोई नोबेल नहीं मिला। गांधी जी बड़ा शांति का दूत दुनिया में कोई नहीं माना जाता, क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो दुनिया को पाठ पढ़ाया और जो भारत को आजादी दिलाई और दुनिया को मैसेज दिया, वो शांति के माध्यम से दिया। लेकिन गांधी जी को शायद इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और स्वीडन की नोबेल कमेटी पर ब्रिटेन का लगभग अधिकार होता था। यानी ब्रिटेन के इशारे पे लगभग कार्य होता था। मैं कह दूं तो आपको मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि ब्रिटेन उस समय एक बड़ी पावर हुआ, सुपर पावर हुआ करता था। इसलिए जानबूझकर ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हस्तक्षेप किया होगा। इसलिए गांधी जी को इस शांति के नोबेल से कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। ये हमारे लिए थोड़ा दुख की बात है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता रहे और शांति के लिए उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही किसी ने किया हो। तो गांधी जी को क्या बार नामांकित किया? पेपर के लिए बताएंगे आप। 5 बार गांधी जी का नॉमिनेशन हुआ, लेकिन एक बार भी अवार्ड नहीं मिला है यहां से। अब तक केवल 2 ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें मरने के बाद दिया गया। हालांकि तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जब हम गुलामी से निकल गए बाद में तो अब मिल जाता, मरने के बाद 2 लोगों को मिला तो गांधी जी को मिल सकता था। इसका उत्तर यह है कि इसके लिए 1974 में एक नियम बना दिया कि मरणोपरांत यह अवार्ड किसी को नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1974 में। लेकिन 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरने के बाद अवार्ड मिला है। एक नाम है एरिक्सेल कार्लफल्ट, एक ये नाम है, और दूसरा डैग हैमरशोल्ड। ये यूएनओ के महासचिव भी रहे आपके। डैग हैमरशोल्ड आप जानते होंगे, यूएनओ के महत्वपूर्ण ये महासचिव रहे जिनकी एक प्लेन क्रैश में, यानी कि विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी डैग हैमरशोल्ड की। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, कार्ल फल्डट 1931 इंपॉर्टेंट करेंगे यहां पर, और दूसरा डैग हैमरशोल्ड 1961 जिनकी मृत्यु हुई एक दुर्घटना के चलते। और ये 2 ऐसे व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद भी इस इतने बड़े नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन 1974 में नियम बना कि मरने के बाद ये अवार्ड किसी को नहीं दिया जाएगा, इसीलिए शायद गांधी जी को इस अवार्ड सम्मानित नहीं किया गया। एक अगला प्रश्न आएगा, नोबेल अवार्ड एक वर्ष में कितने लोगों को अधिकतम दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को इस नोबेल से सम्मानित किया जा सकता है। ये आपको महत्वपूर्ण बात है। यहां पर
ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 2-2 बार अवार्ड मिला है? तो आप बताएंगे। ऐसे इस क्रम में केवल 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? केवल 4 लोग हैं जिन्हें इस अवार्ड से 2-2 बार सम्मानित किया गया है। इस क्रम में पहली और एकमात्र महिला, यानी कि 4 में एक महिला ऐसी है जिन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है, बाकी पुरुष हैं तीनों। इनका नाम मैं बताता हूं यहाँ पर। एक तो मैडम क्यूरी है, जिन्होंने बहुत रेडियम की दुनिया में जो कार्य किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है, और आपका जो योगदान है बहुत तगड़ा रहा है आपके एटॉमिक क्षेत्र में भी आपके। तो मैडम क्यूरी, ये मैडम क्यूरी है आपके। यहाँ से आपको भौतिकी के लिए मिला है 1903 में, और रसायन के लिए मिला है आपको 1911 में, यानी 1903 और 1911 में। यानी दोनों क्षेत्रों में कई बार कहा है मैंने, कई अवसरों पर, कई बार लोग नोबल अगर एक पा जाए अपने जीवन काल में तो वो अपने जीवन को धन्य मानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए 2 नोबेल मिल जाए, वो भी 2 अलग अलग क्षेत्रों में। तो इससे समझ सकते हैं कि इनकी महत्ता और इंपॉर्टेंस क्या होगी, कितना ज्ञान के धनी रही होंगी आपके, कि 2 क्षेत्रों में अलग अलग। भौतिकी में मिला है 1903 में, और फिर मिला रसायन में 1911 में। इनके पति हैं पियरे क्यूरी, उनको भी मिला है आपके इसी भौतिकी क्षेत्र में आपके। वो संयुक्त रूप से मिला दोनों लोगों को अवार्ड आपके। और इनके पति जो थे आपके, और वो बहुत ही विद्वान थे। आप भी मैडम क्यूरी भी आपके, और आपको ये नोबेल अवार्ड मिला। ये एकमात्र महिला जिन्हें 2 बार अवार्ड मिला। इसके अलावा लाइनस पॉलिंग को रसायन की दुनिया में मिला है 1954 में, और शांति के लिए मिला है 1962 में, 1962 में। जॉन बार्डीन को भौतिकी के लिए मिला है 1956 में आपके, और फिर भौतिकी के लिए मिला है 1972 में, यानी कि दोनों बार आपको फिजिक्स के लिए मिला है, दोनों बार। इस क्रम में फ्रेडरिक, ये व्यक्ति हैं फ्रेडरिक सेंगर है, यहाँ फ्रेडरिक सेंगर है आपके, जिन्हें रसायन के लिए 2 बार अवार्ड मिला है। पहली बार 1958 में, दूसरी बार 1980 में मिला है। इन्हें 2 बार अवार्ड मिला, यानी कि मैं कह सकता हूं 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें नोबेल के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कई बार मैं हंसाने के लिए कहता हूं, आपको बोलने के लिए, अगर मैं इसको समझा दूं आपको हंसाने के लिए कहूं, तो मैं कह सकता हूं ऐसे पीके, और यहां से कह दिया बरसना, कह दिया मैंने, पीके बीआर कर दिया। या पी का मतलब पॉलिंग से, हमारा पी का मतलब हमारे यहां पर पॉलिंग से है, खाली पॉलिंग से। मैंने पॉलिंग नाम लिखा हुआ है, ये रहा पॉलिंग नाम है आपका, ये रहा। और के का मतलब मेरा यहाँ पर क्यूरी से है, ओनली क्यूरी से, या समझाने के लिए। और बी का मतलब मेरा बार्डीन से है, यहाँ पर बर्डीन से है, ये रहा बर्डीन से। और आर का मतलब यहाँ पर बरसना, ये सा से जोड़ देंगे हम इसको, यहाँ पर ये बी एस से जोड़ देंगे आपके, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि सेंगर। ये मैंने आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए बताया है, या आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसे भी, शेंगर। हम कह रहे हैं पी के बरसना, यानी कि पी माने पॉलिंग, के माने क्यूरी, और बी माने बार्डीन, एस माने सेंगर। पी के बरसना, पी के बरसना, पी के। बहुत से लोग मदिरापान कर लेते हैं, उल्टे पुल्टे बोलते हैं, हमने बनाया कोड इसको याद करने लिए। पी माने पॉलिंग, यहां कर दिया हमने, के माने क्यूरी, और बी माने बार्डीन, एस माने सेंगर। ये 4 लोग हैं जिन्हें 2-2 बार नोबेल से सम्मानित किया गया। इस क्रम में एकमात्र महिलाएं मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है, और 2 बार उन्हें अवार्ड मिला है। इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग। इस क्रम में एक व्यायाम और लूंगा मैं आपके, जो पॉलिंग है। पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें 2 श्रेणियों में यह अवार्ड मिला, लेकिन उन्होंने अवार्ड किसी के साथ साझा नहीं किया, अर्थात उन्हें दोनों बार अवार्ड मिला है, वो अकेले मिला है, जबकि शेष तीनों को साझा मिला, यानी उनके साथ और भी लोग रहे हैं आपके जो जानते हैं। लेकिन पॉलिंग ऐसे जिन्हें बिना किसी के साथ साझा किए अकेले ये अवार्ड मिला है, एकमात्र है। वर्ष 2022 के लिए जो नोबेल अवार्ड है, मैं इन पर थोड़ी चर्चा करूंगा आप लोगों से यहाँ पर, इसी अपनी पढ़ाई की पंचायत में, यहाँ पर जो मेरी पंचायत आपसे जो अभी चल रही है यहाँ पर, इस क्रम में 2022 में आखिर ये नोबेल अवार्ड किसको मिला है, मैं इस पर चर्चा करूंगा यहाँ पे आपको। ये मैंने पीछे बताया अभी कि अक्टूबर में इन अवार्ड की घोषणा हो जाती है, अक्टूबर में हो जाती है घोषणा, और 10 नवंबर को अवार्ड दे दिए जाते हैं। मैं पीछे बताया अक्टूबर में इन अवार्ड की घोषणा हुई, कौन से वाले की, 2022 के, यहां घोषणा हुई आपके अक्टूबर में। और इस क्रम में आपके ये, और 10 दिसंबर को ये अवार्ड आपके बांटे जाते हैं, यानी अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद घोषणा कर दी जाती है, अक्टूबर के दौरान, और दिए कब जाते हैं, दिसंबर में, यानी कि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। और इसमें विजेता को क्या मिलता है, एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है डिग्री, और 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलते हैं आपके। ये अवार्ड राशि होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शांति के लिए इस वर्ष 2022 का अवार्ड 3 लोगों को मिला है। यहाँ पर एक नाम है आपके शांति के लिए, पहला अवार्ड ये एलएस बियालात्स्की, ये बेलारूस की है आपके, और मेमोरियल संस्था ये रूस के, इसको मिला है। और सेंटर फॉर
सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन के रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मानवीय कार्यों के लिए और आपने शांति को स्थापित करने के लिए जो वैश्विक मंच पर जो आपने पहल की है और जो अपनी बातें उठाई हैं और लोगों को प्रभावित किया है, पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, इसके लिए आपको शांति के अवार्ड से 3 लोगों को एक साथ 2022 में सम्मानित किया गया है। इस क्रम में साहित्य का अवार्ड है, ये एनी अर्नॉक्स को दिया गया है, ये फ्रांस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो आपका लिटरेचर है, जो आपका साहित्य है, एक का नाम है द ईयर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको आप रटेंगे, इनकी पुस्तक है। द वीमेन्स स्टोरी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लेंगे आपको। इसके अलावा अ गर्ल स्टोरी, ये तीनों पुस्तकों का संबंध एनी अर्नॉक्स से है, ये कहां की है, फ्रांस की, और 2022 में आपको साहित्य के लिए इसे सम्मानित किया गया है। इस क्रम में मैं आपको ले आऊंगा चिकित्सा, जो मेडिसिन का अवार्ड है, ये किसका अवार्ड है, जो मेडिसिन का अवार्ड है, मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 में जिन्हें सम्मानित किया गया है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा या फिजियोलॉजी कह सकते हैं इसको, इसी को हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं। तो चिकित्सा आ जाए, फिजियोलॉजी आ जाए, मेडिसिन, ये एक ही बात है। इसके लिए स्वंते पावो, कौन, स्वंते पावो को, और ये कहां के रहने वाले, स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वंते पावो को चिकित्सा के लिए, क्या के लिए, चिकित्सा के लिए, यानी मेडिसिन के लिए आपको इससे सम्मानित किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपने क्या किया है, विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के लिए जीनोम के क्षेत्र में शोध किया, इसके लिए आपको अवार्ड मिला है। जो विलुप्त होमोनिन है और जो मानव का, आप जानते हैं पहला जो मानव है वो होमो सैपियंस है, और ऐसी मान्यता है कि वो अफ्रीका महाद्वीप से मिला, जो मानव का, जो आज के मानव का जो कि पूर्वगामी है, होमो सैपियंस। इस क्रम में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो इस बार अवार्ड मिला है 2022 में, इसको भी आप थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में पूछता है कई बार अवार्ड हमारे एग्जाम में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पहले लिखा है और कम महत्वपूर्ण को बाद में लिखा है आपके यहां से। इस क्रम में अर्थशास्त्र का बेन एस बर्नन, ये बर्नानके, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबोविक, यहां से, यानी बर्नानके, डायमंड और डायबोविक, आप कुछ करना नहीं है आपको, बर्नानके, डायमंड और डायबोविक, 3 लोग बताए मैंने आपको, इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया है, ऐसा बैंकों और वित्तीय संकटों को शोध प्रकार किया, जो बैंकों में वित्तीय संकट आया है, जो 1930 में आर्थिक मंदी आई थी, उस पर भी आपका शोध कार्य रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके, इसको देख लेंगे आपको। इस क्रम में मैं आपको एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण साझा करने वाला हूं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसको वेरी मोस्ट करके इसको लिख लेंगे अपने नोटबुक में कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल है, ये क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला है, तो ये 1969 में मिला। मैंने बताया अर्थशास्त्र में जो पहल हुई है वो 1968 में हुई, इसकी स्थापना यहाँ पर, कि हमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल देना है, लेकिन पहली बार कब दिया गया, 1969 में, 1969 में। और किसको मिला है, रैगनर फ्रिस्क को मिला है, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, पहला इकोनॉमिक का, और दूसरे जॉन टिनबर्गेन, ये नीदरलैंड के यानी हॉलैंड के, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल जिस व्यक्ति को मिला उनका नाम है रैगनर फ्रिस्क, नॉर्वे के, और दूसरा जॉन टिनबर्गेन, हॉलैंड के, यानी कि नीदरलैंड के। हॉलैंड पुराना नाम है और नया नाम नीदरलैंड है, इन दोनों को रट लेंगे। और अर्थशास्त्र में पहला अवार्ड मिला 1969 में। एक नोट और बनाया मैंने यहाँ पर, इन्हें किसके लिए मिला, इनको आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए, गतिशील मॉडल का विकास और उसे लागू करने के लिए मिला अवार्ड आपके, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो पहला अवार्ड है वो फ्रिक्स और बर्गेन को मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, बल्कि मैं कहूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है यहाँ से। इसके अलावा मैं बात करूंगा आप लोगों से जो अवार्ड है आपका, ये जो भौतिकी दुनिया में आपके अवार्ड मिला है यहाँ से, वो भौतिकी मतलब होता है आपके कि जो फिजिक्स के लिए 2022 का अवार्ड किसको मिला है, तो आप बताएंगे इसको। फिजिक्स के लिए जो अवार्ड मिला है वो हमारे यहाँ पर जैसे रसायन का है या फिजिक्स का है आपके यहाँ से, तो इस क्रम में आपका जो अवार्ड है 3 लोगों को फिजिक्स के लिए एक साथ अवार्ड मिला है आपके, और ऐसे ही रसायन के लिए अवार्ड मिला है आपके 3 लोगों को एक साथ आपके। तो आप बताएंगे यहाँ से एलन, ये अंडरलाइन कर देंगे एस्पेक्ट को आपके यहाँ से, इसको अंडरलाइन कर देंगे आपके यहाँ से। थोड़ा सा इस बोर्ड में हल्का सा दिक्कत आ गई है, मैं इसको क्लास को जारी रखूंगा आप लोग, और ये बोर्ड थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्डों में यही कई बार कठिनाई रहती है, जब तक चलते रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन कई बार ये चलते चलते, और ये यहाँ पर आऊंगा मैं वापस, थोड़ा पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल की दुनिया है, और डिजिटल दुनिया कब धोखा देगी कोई नहीं जानता है, लेकिन हम वापस आएंगे अपने टॉपिक पर। फिजिक्स के लिए 3 लोगों को एक साथ मिला है आपके, एक का नाम है एलन एस्पेक्ट, मैंने अभी बताया आपको, दूसरे जॉन एफ
क्लोजर, और तीसरे एंटोन जिलिंगर को अवार्ड मिला है आपके, यानी एस्पेक्ट को मिला है, क्लोजर को मिला है और जिलिंगर को मिला है। यहां अंडरलाइन कर देंगे। इन्हें क्वांटम जो फिजिक्स है उसके लिए अवार्ड दिया गया है। और इस क्रम में जो रसायन का अवार्ड है मैं थोड़ा उसको साझा कर देता हूं आपको, और इनको आप लोग याद कर लेंगे थोड़ा सा। यहां से मैंने अभी बताया जैसा कि रसायन के लिए 3 लोग मिला है आपके, रसायन के लिए भी, और इसको एक कैरोलिन बर्टोजी है, एक बैरी शार्पलेस और एक मॉर्टन मेडल को, यानी एक बर्टोजी है, एक शार्पलेस है, एक मेडल है, आपको कुछ करना नहीं है, BSM कर देंगे यहां पर, BSM, पिछला नाम याद कर लीजिए, बर्टोजी, शार्पलेस और मेडल, 3 लोग हैं, बर्टोजी, शार्पलेस और मेडल, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको महत्वपूर्ण मान लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन अतिरिक्त बताता हूं। यहाँ पर ये 6 नोबेल रहे हैं जो इस बार इन लोगों ने जीते हैं 2022 में। अगला जो नोबेल है वो 2023 के लिए अक्टूबर में घोषित हो जाएंगे और फिर वो 10 दिसंबर को बांट दिए जाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, शांति के लिए हमारे यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला, जो तिब्बत में जन्मे दलाई लामा को, यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए बताई कि हमारे यहाँ शांति का अवार्ड मदर टेरेसा को मिला, एकमात्र महिला है। दूसरा कैलाश सत्यार्थी को मिला, शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला, मैंने अभी बताया आपको। वो पुरुषों में आपके यहाँ से एक पुरुष और हमारे बताया मैंने अभी आपको। ये दलाई लामा, ये तिब्बत के हैं, चीनी तिब्बत के आपके, जो तिब्बत वाला इलाका है, लहासा कैपिटल है। इन्हें 14वें दलाई लामा है ये, और ये तिब्बत में जन्मे आपके 1989 में। इन्हें शांति के लिए दिया गया। और आपकी जानकारी लिए बताता हूं, ये हमारे यहाँ पर 1959 से ये भारत में रह रहे हैं। जब से चीन ने इनको भगाया है वहां से, ये भारत में रह रहे हैं, यानी ये भारत में रह रहे हैं, एक प्रवासी की तरह रह रहे हैं, आपके रह रहे हैं। इसको थोड़ा नला कर देंगे। यानी दलाई लामा भारत में कब से रह रहे हैं? 1959 से, और इन्हें 30 साल बाद लगभग ये अवार्ड मिला है शांति के क्षेत्र में, जो भारत में रह रहे हैं। इसलिए बताया मैंने, भारत में रहते हुए शांति के लिए कितने लोगों को मिला है। अब आपको क्वेश्चन बताना है मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और उसका उत्तर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे सब लोग, और मैं देख लूंगा आपके उत्तर को, फिर अगली क्लास में आपको उसका उत्तर दूंगा मैं आप लोगों को। और क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन मेरा ये है, अगर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, मैं लिखा है यहाँ पर, अगर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर 1913 में पहला साहित्य का अवार्ड मिला, ये वाला मैंने बताया अभी आपको, पहला अवार्ड मिला इनको साहित्य के क्षेत्र में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले किस व्यक्ति को यह अवार्ड मिला? लेकिन वो ब्रिटिश भारत में जन्मा अंग्रेज है। कौन है? ब्रिटिश भारत में जन्मा अंग्रेज था, वो आपके जन्मा अंग्रेज था, जिसे साहित्य के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो पहला अंग्रेज कौन है? इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, भारत में ही, ब्रिटिश भारत में जन्मा वो कौन अंग्रेज था जिसे, ये तो हो गया साहित्य के लिए किसको मिला, ये वाला साहित्य के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में जन्मा वो कौन सा अंग्रेज है जिसे चिकित्सा के लिए इस नोबेल से सम्मानित किया गया, चिकित्सा के लिए। मैं 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, दोनों अलग अलग हैं। ब्रिटिश भारत में जन्मा वो पहला अंग्रेज कौन है जिन्हें साहित्य के अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्थात भारत में साहित्य का मिलने वाला पहला अवार्ड किसी अंग्रेज को है, जिस अंग्रेज का जन्म भारत में हुआ है, और वो अंग्रेज था लेकिन पैदा भारत में हुआ है, लेकिन साहित्य के लिए उसे अवार्ड मिला है। लेकिन वो भारतीय जो भारत में ही जन्मा और साहित्य के लिए अवार्ड मिला, वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर है। वो पहले एशियाई भी है, पहले गैर यूरोपीय भी, मैं बता चुका हूं 1913 में। लेकिन इनसे पहले भी एक अंग्रेज था जो भारत में ही पैदा हुआ है, उसको ये अवार्ड मिला साहित्य के लिए। और ऐसे ही एक अंग्रेज था जो भारत में जन्मा है, उसको मिला चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए, और वो नोबेल अवार्ड मिला उनको। लेकिन किस वर्ष मिला और क्या नाम है उसका, ये आपको बताना कमेंट के माध्यम से। आप लोग क्लास में जुड़े रहे, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुंच सके। इसका अगला हिस्सा रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, जो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, यहाँ नहीं करा पाया हूं। अगली क्लास में आपको रेमन मैग्सेसे विस्तार से बताऊंगा, अन्य जो पुरस्कार है वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं एक जो सीरीज पैट के लिए बना रहा हूं, पैट के लिए बना दी है, किन्हीं कारणों से मैं आपके लिए कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया आपके, लेकिन मैंने पैट के लिए और आपके जो अन्य वनडे एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूं आपको बड़ा तगड़ा, और मॉक टेस्ट की सीरीज बना रहा हूं। उनके माध्यम से मेरी बातें सारी पहुंच जाएंगी, आप लोग बने रहेंगे इस चैनल पर, और ज्यादा लोगों को इस बात को शेयर करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सब लोगों का। आप सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब लोग प्रणाम, नमस्कार।